Hello dear students, good evening to all of you. Today I am present again before you with a new topic. ढेर सारे बच्चे जो ऑनलाइन है वो तो पढ़ते ही हैं, जो ऑनलाइन नहीं हैं वो अभी कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो कि हमको सिंपली समझ में नहीं आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो फ्रेजेज होती हैं गिवन बाय टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड और द रेस्ट ऑफ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट और यू कैन से द लिटरेरी मैन। अब दो चीज़ें होती हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आता, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। समझ में इसलिए नहीं आता है कि आप फ्रेज को लिटरेरी फ्रेज से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। वैसे तो हमारा जो टॉपिक ऑफ स्टडी होगा वह क्या होगा, द लिटरेरी फ्रेजेज गिवन बाय टी.एस. एलियट। वह क्या होगा, वह होगा द लिटरेरी फ्रेजेज गिवन बाय टी.एस. एलियट। लेकिन यहाँ पे पहले हम दोनों को देख लें। मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे लिखा है एडियम और यहाँ पे फ्रेज, एडियम फ्रेज लिखा गया है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, एडियम को देखें, इसका मतलब होता है कि सर्टेन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सर्टेन कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वर्ड्स विच कंटेन्स अ फिक्स्ड मीनिंग बट दे गिव द डिफरेंट मीनिंग बिहाइंड देयर रूट मीनिंग। माने ऐसे शब्दों का संयोग जो कि यह एक निश्चित शब्दों का संयोग तो होता है, लेकिन जो इंडिविजुअल इसके वर्ड्स की मीनिंग होती है वह इसकी कंबाइंड मीनिंग नहीं होती, वह इसकी कंबाइंड मीनिंग नहीं होती है। जैसे आपने कहा किक द बकेट मीन्स क्या होता है, टू डाई। आपने कहा कैट्स एंड डॉग्स, आपने कहा कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बिल्ली और चूहा नहीं हुआ। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हो गया कि मूसलाधार बारिश हो गया। तो ले दे करके यह क्या होता है, यह अ सेट ऑफ वर्ड्स होता है, यह क्या होता है, अ सेट ऑफ वर्ड्स होता है विच एक्चुअली गिव्स डिफरेंट मीनिंग, जो कि अलग मीनिंग देता है। जो इसका सेट ऑफ वर्ड्स जो इंडिविजुअल मीनिंग होता है शब्द का, वह या जो रूट मीनिंग होता है उसको नहीं देता है। अब देखें यह क्या है, फ्रेजेस समटाइम वर्ड्स एज रिटोरिकल डिवाइस। एवरी ग्रेट पोएट, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट, लिटरेरी आर्टिस्ट हैज़ गिवन डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रेजेस थ्रू हिज क्रिएशंस। जितने साहित्यकार हुए उसमें कोई स्पेशली एलियट की बात नहीं होती। दो प्रकार की फ्रेजेज हो जाती हैं। अगर हम ये देखें, इस इडियम एंड फ्रेज से हटते हैं तो हम दो प्रकार की, यह क्या होता है, यह अ कलेक्शन, यह अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स विच गिव्स डिफरेंट मीनिंग एंड समटाइम बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बिगर वर्ड्स या सेंटेंस। यह क्या होता है, कई बार देखें ये बड़े सेंटेंस का भाग बन जाता है। आपने कहा कि मेड ऑफ गोल्ड, यह क्या है, फ्रेज है। अब इसमें जो सब्जेक्ट लगाएंगे आप वही सेंस यह क्या करेगा, जो भी आप लगाएंगे वही सेंस कन्वे करेगा। आपने कहा मेड ऑफ गोल्ड तो गोल्ड हो गया, तो यह तो हमारा हो गया रेटोरिकल डिवाइस हो गया। अब अगर इसमें हम देखते हैं तो फ्रेज को फिर मेनली यह दो पार्ट में होता है। एक हम यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारा लिटरेरी फ्रेजेज होता है, LITERARY। नंबर एक हमारा क्या होता है, लिटरेरी, PHRASES। यह लिटरेरी फ्रेजेज हो जाता है जो मोस्टली साहित्य में होता है। आप चासर महोदय को देख लीजिए, चासर महोदय को देख लीजिए, लिटरेरी फ्रेज का बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है। जितने इनका पढ़ते हैं कैंटरबरी टेल्स में अगर पढ़ते हैं तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स इनके भरे पड़े हुए हैं। एक तो जो मंक का परहैप्स स्टेटमेंट, मंक का इफ़ गोल्ड रस्टेड व्हाट कैन आयरन डू, इफ़ गोल्ड रस्टेड व्हाट कैन आयरन डू, तो यह लिटरेरी फ्रेज का एग्जाम्पल है, यह लिटरेरी फ्रेज का एग्जाम्पल है। इलियट महोदय का है, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद अ कॉफी स्पून, यह भी फ्रेज को वर्क करता है। यह एक स्टैंजा का एक क्या है, यह पार्ट है। तो एक लिटरेरी फ्रेज हो जाता है, दूसरा क्रिटिकल फ्रेज हो जाता है। यह जो क्रिटिकल फ्रेज होता है यह किस में यूज होता है, यह बेसिकली क्रिटिसिज्म में यूज होता है। क्रिटिकल जो फ्रेजेज होती हैं वह किस में यूज होती हैं, यह क्रिटिसिज्म में यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इलियट महोदय को देखें तो इलियट महोदय अपने क्रिटिकल फ्रेजेस के लिए बड़े पॉपुलर हैं। जैसे आर्नाल्ड महोदय का आपने पढ़ा होगा, टचस्टोन मेथड हो गया, ग्रैंड स्टाइल हो गई, फिलिस्तीनिज्म हो गया, हैब्रिज्म हो गया, एंग्लिकनिज्म हो गया, आगे आर्नाल्ड जी भी पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल फ्रेजेज इलियट की हम जो पढ़ेंगे वह मेनली क्या है, 5 है। अब यह क्या होती हैं, तो क्रिटिकल फ्रेजेज, दोनों में अंतर समझिएगा। यह जो लिटरेरी माने साहित्यिक फ्रेजेज होती हैं तो टू कन्वे, टू एक्सप्रेस द सर्टेन सोशल कंडीशन, सोशल कन्वेंशंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स।
यह किसके लिए प्रयोग की जाती हैं? सर्टेन कंडीशंस जो कि सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कुछ भी हो सकते हैं, उनको कन्वे करने के लिए हम लिटरेरी फ्रेजेज का यूज करते हैं। उनको कन्वे करने के लिए हम लिटरेरी फ्रेजेज का यूज करते हैं। दूसरी तरफ जो क्रिटिकल फ्रेजेज होती हैं उनसे हम क्या कन्वे एक्सप्रेस करते हैं? द ट्रेंड्स ऑफ लिटरेचर, द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लिटरेचर। ये कहीं ना कहीं ए टू एनालाइज द ट्रेंड्स ऑफ लिटरेचर, अ सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेज आर क्रिएटेड बाय द पोएट। जैसे आर्नाल्ड का भी जिक्र हुआ तो आपने उनका देखा कि ग्रैंड स्टाइल, तो अंडर द टाइटल ग्रैंड स्टाइल आर्नाल्ड हैज गिवन द सर्टेन एसेंशियल्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ पोएट। ये कवि से जिनकी आशा की जाती है उनको आर्नाल्ड महोदय ने देने का प्रयास किया है। तो आज हम जिसको पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे? हम इलियट महोदय को पढ़ेंगे। अब जो भी फ्रेज पढ़ें, जैसे मॉडर्न में देख लें, मॉडर्न में तो ढेर सारे हैं। मॉडर्न में अगर आप पढ़ते हैं तो मॉडर्न में तो ढेर सारे हैं। ढेर सारे का तात्पर्य है कि जो मॉडर्न लिटरेरी टर्म्स हैं वहाँ इंटेंशनल, वहाँ पे देखें फैलसीज आपको शायद पढ़ाया गया, ना पढ़ाया गया होगा तो आगे बिमसेट एंड बॉर्डसली का आपको पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे क्या है, आपको डिटेल में डिस्कशन, वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन होता है। और डिटेल में डिस्कशन किसके बारे में होता है? ढेर सारी मॉडर्न के लिटरेरी फ्रेजेज हैं। अब चाहे अफेक्टिव फैल्सी, इंटेंशनल फैल्सी, तो एक रेटरिक डिवाइस हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है? पैथेटिक फैल्सी कहा जाता है। तो अगर उसको छोड़ भी दें तो इलियट पे हम फोकस करें तो इलियट का जो मोस्ट पॉपुलर है वह क्या है? नंबर 1 है वह ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इलियट महोदय का जो एक है नंबर 1 पे, उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब देखें यह फ्रेज हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में इलियट का निबंध प्रकाशित होता है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो वहाँ से यह लोकप्रियता को पाता है। दो चीज़ें होती हैं, जब किसी चीज़ को पढ़ा करें तो थोड़ा सा उसको डीप में जा कर के पढ़ा करें, थोड़ा सा उसको डीप में जा कर के पढ़ा करें। डीप से तात्पर्य है कि दो प्रकार को, हु गेव पॉपुलरिटी टू द लिटरेरी फ्रेज या क्रिटिकल फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एक यह हो गया। दूसरा हु क्वाइंड द फ्रेज, तो वाशिंगटन एल्सन हो जाएंगे जो अमेरिकन पेंटर हैं, उन्होंने दिया था। तो पहले यह देख लीजिए, हमेशा पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ा करिए कि एक्चुअली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यह पेपर हमारी डिमांड क्या कर रहा है। अब देखें इलियट महोदय ने कहा कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, हैमलेट महोदय को जब इन्होंने डिनाउंस किया, हैमलेट और मोनालिसा, हैमलेट इलियट ने कहा कि टोटली हैमलेट और टोटली फेल्योर ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अगर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के सेंस में देखें तो हैमलेट शेक्सपियर का पूर्णतः असफल नाटक है। यह किसने कहा? इलियट महोदय ने कहा। तो इन्होंने कहा कि जो पोएट होता है, पोएट मीन्स यहाँ पे जो ड्रामेटिस्ट होता है, यहाँ पे जो ड्रामेटिस्ट होता है या आए, इसको हम फिगुरेटिव स्टडी करके आपको बता देते हैं, इसको फिगुरेटिव स्टडी करके। अब यहाँ पे ए डी है तो यहाँ पे डी बराबर क्या हो गया? यह ड्रामेटिस्ट है, हु हैज़ क्रिएटेड दिस कैरेक्टर। अब यह जो ड्रामेटिस्ट है यह क्या करता है? जो आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, उनको वो एक ऑब्जेक्ट्स के रूप में कोरिलेट कर देता है। कोरिलेट करना चाहता है किससे? यहाँ पे यह जो स्पेक्टेटर्स हैं, ही डजंट लाइक, माने ड्रामेटिस्ट डजंट लाइक दैट हिज कैरेक्टर मस्ट स्पीक एवरीथिंग। उसके जो आइडियाज़ हैं, जो इमोशंस हैं, इसके जो सेंटीमेंट्स हैं, वह थ्रू द एक्शन एंड एक्सप्रेशन, थ्रू द एक्शन एंड फिजिकल एक्सप्रेशन द स्पेक्टेटर्स मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। इन्होंने कहा अगर हैमलेट को देखें तो हैमलेट मोर सक्सेसफुल प्ले ऑफ शेक्सपियर कब होता? जब हैमलेट ने मैडनेस न किया होता, जब हैमलेट ने मैडनेस न किया होता, या हैमलेट अपने को इतना फिलॉसफिकल ना दिखाता। हैमलेट हैज मोस्टली डिस्कस्ड, हैमलेट हैज मोस्टली पॉन्डर्ड या मेडिटेटेड ऑन द यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। मानव जीवन के जो सार्वभौमिक तथ्य हैं, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आपने पढ़ा है कि हैमलेट को देखें, शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडी में हैमलेट को क्या रिगार्ड किया जाता है? हैमलेट को यंगेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलेक्चुअल हीरो, यंगेस्ट एंड द मोस्ट यूएससीएस हीरो। शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ में हैमलेट को न केवल यंगेस्ट माना जाता है बल्कि मोस्ट इंटेलेक्चुअल हीरो माना जाता है। बिफोर कमिटिंग द
ठीक है, बिफोर कमिटिंग द मिस्टेक ही थिंक सेवरल टाइम, एंड ओवर ब्रूडिंग, ओवर थिंकिंग वॉज द मेन काज परहैप्स इन द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर हैमलेट। हैमलेट के कैरेक्टर में जो सबसे बड़ा कमी है वह शायद उनका ओवर ब्रूडिंग या ओवर क्या है, थिंकिंग है। तो इन्होंने कहा कि अगर हैमलेट केवल पागल बना होता, हैमलेट शुड नॉट स्पोक द 7 soliloquies। हैमलेट अगर ये 7 बड़ी बड़ी soliloquies, एक दिन आपको यह भी पढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। अभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि हैमलेट में हैमलेट के द्वारा कितनी soliloquies बोली गई। कहीं उसने पढ़ लिया था स्टूडेंट ने कि 11 हैं, तो वह 7 हैं। रेस्ट ऑफ जो है वह मोनोलॉग्स हैं और साइड्स हैं। तीनों में अंतर क्या होता है, 7 soliloquies कौन कौन सी हैं, उनमें क्या मेडिटेशन है, क्या डिस्कशन है, किस बात की चर्चा है, वो सातों आपको यहाँ शार्ट में लिखाई जाएंगी। आए फिलहाल हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि हैमलेट इज टोटली आर्टिस्टिक फेल्योर ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन कंपेरिजन टू हैमलेट। In comparison to Hamlet, in the sense of objective correlative, Macbeth is more successful. Romeo and Juliet is more successful. रोमियो जूलियट ज़्यादा सफल है, मैकबेथ ज़्यादा सफल है। इन्होंने कहा कि देख लीजिए, जब लेडी मैकबेथ इंसोमैनिक होती है, जब लेडी मैकबेथ इंसोमैनिक होती है, माने लेडी मैकबेथ बिकेम अ सीरियस पेशेंट ऑफ इंसोमानिया। इंसोमानिया मीन्स स्लीपिंग सिकनेस। तो उस समय पे द स्पेक्टेटर्स कैन इजिली अंडरस्टैंड the real painful condition, the real suffering condition of Lady Macbeth, and perhaps she was guilty of any serious crime। लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि इनके ऊपर इनका पाप बोल रहा है। कहीं न कहीं इन्होंने बड़ा अपराध किया, बड़ा पाप किया, कुछ न कुछ किया है। Fie my lord, the hell is murky, out of damned spot, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। यह कहती है। तो अब इससे कहीं न कहीं लोग समझते हैं कि श्योरली सम सीरियस मिस्टेक वॉज बीइंग कमिटेड बाय हिम। वह नहीं कहती है कि आई हैव कमिटेड मर्डर, आई हैव पार्टिसिपेटेड, आई हैव सपोर्टेड माई हस्बैंड इन द मर्डर ऑफ किंग डंकन। वह कहीं नहीं कहती। आप नमूना देख लें, अगर जूलियट वॉज बरीड अलाइव, इलियट महोदय का कहना है कि जूलियट को जिंदे जी दफन कर दिया गया। जूलियट को जिंदे जी दफन कर दिया गया तो जूलियट के बारे में लोगों के मन में जो सिंपैथी अराइज होती है, वह सिंपैथी हैमलेट के बारे में अराइज नहीं होती। वह सिंपैथी हैमलेट के बारे में अराइज नहीं होती। लोगों को लगता है कहीं ना कहीं हैमलेट इज नॉट मैड, बट हिज मैडनेस इज ओनली फैब्रिकेटेड बाय हिम। हैमलेट वास्तव में पागल नहीं है, बल्कि इसने पागलपन का बहाना किया है। क्योंकि जब भी हैमलेट 7 soliloquies स्पीक करता है तो उसमें हैमलेट लुक्स हाईली फिलोसफिकल, प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल हीरो, नॉट अ मैड मैन। तो उस समय पे देखें तो हैमलेट कहीं से भी पागल क्या है, उस समय पे हैमलेट कहीं से पागल नहीं दिखता है। तो इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, यह क्या होता है, अ सेट ऑफ इवेंट्स हो जाता है, अ सेट ऑफ इवेंट्स हो जाता है, अ चेन ऑफ इमोशंस हो जाती है। यह चेन ऑफ क्या हो गई, इमोशंस हो गई। यह एक टोकन, एक मार्क, एक सिंबल के रूप में कैरेक्टर अपने को ढाल लेता है और फिर सीधे जो कभी इनसे कहवाना चाहता है वह कहाँ से सरपास होता है, थ्रू द माउथ, थ्रू द माइंड ऑफ द स्पेक्टेटर्स। तो इलियट महोदय ने कहा कि इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैमलेट इज टोटली फेल्योर ट्रेजेडी। अगर इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव देखें तो हैमलेट क्या है, टोटली फेल्योर ट्रेजेडी है। हैमलेट टोटली क्या है, फेल्योर ट्रेजेडी है, माने पूर्णतः असफल त्रासदी है। इनसे ज़्यादा सफल तो कौन सी है, इनसे ज़्यादा सफल जो ट्रेजेडी है वह कौन सी है, वह अभी बताया गया मैकबेथ है। वह कौन सी ट्रेजेडी है, वह जो है ट्रेजी कॉमेडी है, तो वह कौन है, रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। आप नमूना देख लें। अगर आपने इलियट महोदय को देखा कि व्हाई इलियट हैज बिटरली डिनाउंस द रोमांटिक पोएट्री, इलियट महोदय ने रोमांटिक पोएट्री की निंदा क्यों किया, तो नॉट ओनली ड्यू टू इट्स सब्जेक्टिविटी बट ड्यू टू इट्स इंडिविजुअलिज्म एंड रिजेक्शन ऑफ द ओल्ड एज कल्चर एंड ट्रेडिशन। इलियट महोदय का मानना था कि साहित्य जो होता है, साहित्य ठीक है, हमने साहित्य को मॉडर्न किया, साहित्य को हमने अपडेट किया है, बट लिटरेचर इज ए प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग कॉन्टिन्यूटी, लॉन्ग ट्रेडिशन फ्रॉम एंशिएंट अप टू नाउ। सुदूर प्राचीन काल से जो साहित्यिक परंपरा चली आ रही है, हम उसी को समृद्ध करते हैं, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं।
और अगर ट्रेडिशनलिज्म को हम पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, जस्ट लाइक टू द रोमांटिक पोएट्स, जस्ट लाइक टू द रोमांटिक पोएट्स, तब तो हमारी जो पोएट्री है वह डिवाइड ऑफ मोरलिटी हो जाएगी। तब तो वही हो जाएगा कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना क्या हो जाएगा, राग हो जाएगा। तो इलियट महोदय की यह रचना जो यहाँ पे लिखी गई है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, इन द लाइफ ऑफ द पोएट, इन द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट। परंपराओं का हमारे जीवन में औचित्य क्या होता है, परंपराओं का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे। देन व्हाट इज द रोल, व्हाट टाइप ऑफ रोल एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड सोसाइटी, हाउ टू प्रमोट इट। अगर समाज की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, समाज और साहित्य की समृद्धता की बात करते हैं, तो जो इंडिविजुअल टैलेंट होता है वह कितना कारगर होता है इसको इम्प्रूवमेंट में। एक और बहुत अच्छी चीज़ इसमें दी गई है, वह क्या है, इम्पर्सनैलिटी या पोएट्री, शायद आगे ही लिखा गया होगा, वह क्या है, इम्पर्सनैलिटी या पोएट्री। तो अब यह जो 4 बच रहे हैं इनके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हो पाएगा। आज यहीं तक, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि इनसे कहीं न कहीं कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कि चीज़ों को आप पढ़ें और चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल जाता हूँ, यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है संस्था का नंबर, तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ। लोग पूछते हैं 9335355899, यहाँ क्या लिखा गया है 93 35 35 58 99 लिखा गया है। कई बार लोग पूछते हैं कि जैसे कल माने 7 फरवरी 7 फरवरी से नया बैच है, वह बैच किसका है, UPPSC, माने वह 2 का है, वह लेक्चरर का है और ELT का, लेक्चरर ELT का कल से बैच हो रहा है। बच्चे पूछते हैं, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब के लिए रिमार्केबल होते हैं, चाहे आप TGT PGT दे रहे हैं, डिग्री कॉलेज हायर दे रहे हैं, नेट GRF UGC दे रहे हैं, या किसी भी स्टेट की टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, देन दीज टॉपिक्स आर श्योरली रिमार्केबल फॉर यू। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।